अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान फेस्ट टीवी नेटवर्क पे और मैं हूँ उस्मा अख्तर खान जी। रोज़ाना की तरह रियाज साहब मेरे साथ आज मौजूद हैं और आज फिर हम कुछ सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे क्योंकि काफ़ी चेंजेस आ गए हैं सियासी सूरत हाल में। मुल्क में बहुत सारे अप्स एंड डाउन हुए और अब करंट सिचुएशन क्या चल रही है और आगे आने वाली सिचुएशन क्या होगी, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? जी रियाज साहब, बहुत चीज़ें, कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हो गई। जी हाँ, बहुत बातें हो रही हैं और तज्ज़िये भी किए जा रहे हैं, तो मैं इतनी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। चल ख़ास बातें बताऊंगा आपको। बस मैंने एक मरतबा पहले भी कहा था कि पाकिस्तान की कोई सियासी तहरीक देखिए आप, वो मनतकी अंजाम तक नहीं पहुँची, कामयाब नहीं हुई। उसमें डेक थी, डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी अयूब खान के ख़िलाफ़, फिर उसके बाद PNA बनी भुट्टो साहब के ख़िलाफ़। क्या हुआ? वो सब, उसमें भी सारी पार्टीज़ इकट्ठी थी, डेक में भी सारी पार्टीज़ इकट्ठी थी। फिर MRD की तहरीक चली ज़िया-उल हक़ के ख़िलाफ़, नाकाम हुई। फिर IGI बनाई गई या बनी, सारी MQM और जमीयत उलमा इस्लाम और सब, मतलब बिल्कुल डाइवर्सिफाइड पार्टीज़ सब इकट्ठी हुई, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? तो ये जो PDM बनी थी, शुरू दिन से जो लोग भी साहिब बसीरत थे वो समझ रहे थे कि इसका अंजाम कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए, इसमें जो दो बहुत बड़ी पार्टीज़ है, मेजर PPP और PMLA, इनका इत्तेहाद ही गैर फितरी था, बल्कि मैं कहूँगा जैसे कि ज़बरदस्ती की शादी, और इसका अंजाम या तो तलाक होना था या खुला। इसके अलावा ये हैप्पी लाइफ नहीं हो सकती थी लाइफ। तो और वही हुआ, दोनों का लेगेसी अलग थी। आप PPP की तारीख़ अगर देखें, जद्दोजहद की तारीख़ और सियासी जोड़ तोड़ की नहीं रही, ना ख़रीदो फ़रोख्त की तारीख़ है। हम उससे इख्तलाफ कर सकते हैं सियासी नज़रियात से, लेकिन ये तो मानना हमें पड़ेगा। और इधर आप देख लीजिए, एक और बड़ी बात है कि ज़िया-उल हक़ ने एक पार्टी बनाई PMLN और एक पार्टी को कत्ल किया। तो एक पार्टी तो कातिल है PMLN और PPP तो मकतूल पार्टी है। तो कातिल और मकतूल में कैसे दोस्ती और साथ चल सकता है? अब सियासी मसलहतें होती हैं जिसके तहत लोग मिल जाते हैं, और वो यही हुआ। और इसमें बहुत PPP ने बहुत ही समझदारी से और बहुत अच्छे तरीके से खेला और कामयाबी हासिल की, और अभी भी वो कह रही है असेंबलीज़ में चले। और आपको याद होगा PTI की जब तहरीक थी धरना तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी कहती थी कि असेंबली में आइए, असेंबली में बात करें। तो वो असेंबली के थ्रू वो जाना चाहते हैं, यानी जो जमहूरी, जिसे हम जैसे भी जमहूरियत है, वो उन जमहूरी इक़्तिदार के अंदर रहते हुए जाना चाहते हैं। सही। लेकिन बाकी जमातों को जो PDM में हैं, कुछ तो हैं जिनकी असेंबली में नुमाइंदगी ही नहीं है, 4-5 जमातें हैं, तो उनको इससे कोई मकसद नहीं था, चूँकि उनकी करप्शन की बका की जंग है ये। इसका कोई सियासी मकसद नहीं। इससे पहले जितनी तहरीक चली, उनका कोई सियासी अचीवमेंट, कोई एक नुक्ता होता था, उनके मतालिबात होते थे। अब आप इनसे पूछिए आपका मतालिबा क्या है? बल्कि मैं तो कहता हूँ ये बड़े बेवकूफ़ हैं। अगर ये सिर्फ महंगाई को इशू बनाकर मुजाहरे करते, सिर्फ महंगाई के इशू पर बात करते, तो शायद पब्लिक निकलती। आप देखिए अयूब खान के ख़िलाफ़ जो तहरीक जो कामयाब रही, उसमें आम लोग भी शामिल थे, मज़दूर थे, किसान थे, तालिब इल्म थे, आम शहरी शामिल थे। अब आप जो जलसे जुलूस देखिए, इसमें सिवाय कारकुनों के कोई नहीं होता। कॉमन आदमी घर से निकल कर नहीं जाता, क्योंकि कॉमन आदमी को शायद समझ भी आ गई है कि ये लोग सिर्फ अपने मफादात के लिए ये सब काम करते हैं। तो अब ये देखिए, जब सियासी अदब में इस्तेकाम होता है ना, तो इससे माशी अदब में इस्तेकाम आता है, ये तो और फिर माशरों में टूट फूट शुरू होती है। मैं जनरल डगलस मैकार्थर थे, बहुत बड़ा नाम है दूसरी जंग अज़ीम का, वो कभी किसी और वक्त बात करेंगे जापान के हवाले से उनका। तो उसने कहा कि तारीख़ में ऐसा कोई भी एक वाक़या नहीं है कि जिसमें कौमें जो अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार हों, इंतशार का शिकार हों, और वो सियासी और माशी तौर पर इस्तेकाम या उरूज हासिल कर सकें। यानी अगर आप इंतशार का शिकार होंगे तो ना आप माशी तौर पर मजबूत हो सकते हैं, ना सियासी तौर पर। उसके नतीजे में अवाम भुगतेंगे। इस सियासी अदम इस्तेकाम का नतीजा हम आप जैसे आम लोग भुगत रहे हैं। इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ये तो इनके तो वैसे ही लाइफ स्टाइल उनका वही है। बिल्कुल, हाँ, इन पे तो मैं यहाँ आखिर पे एक नज़्म है नूरुल हुदा शाह की, बड़ी थॉट प्रोवोकिंग है, और ये साहिब बसीरत अफराद जो हैं वो इसमें जो कहते हैं ना, बैनुस सुतूर उर्दू में या इंग्लिश में कहते हैं कि बिटवीन द लाइन्स आप अगर सुने तो मैं समझता हूँ ये पूरा तबसरा है भरपूर। तो बजाय इसके कि मैं
10 منٹ تک کوئی باتیں کرتا رہوں. ہم نور الہدیٰ شاہ کی یہ نظم آپ کے لوگوں کی سب کی نظر کرتا ہوں کہ جی چاہتا ہے، وہ کہتی ہیں جی چاہتا ہے غار اصحاب کہف میں جا کر سو جاؤں. اب جن لوگوں کو، نوجوانوں کو اصحاب کہف کا واقعہ نہیں پتہ ہے تو میری گزارش ہے کہ وہ قرآن شریف میں بھی درج ہے، ذرا اصحاب کہف کا واقعہ آپ سن لیں. جی چاہتا ہے غار اصحاب کہف پہ جا کر سو جاؤں، جب نیند سے اٹھوں میرا زمانہ گزر چکا ہو. جب نیند سے اٹھوں میرا زمانہ گزر چکا ہو، میرے سکے کھوٹے ہو چکے ہوں، میرے سکے کھوٹے ہو چکے ہوں، میری بات کوئی نہ سمجھتا ہو، مجھے کوئی نہ جانتا ہو. رب سے پوچھوں بتا کہاں جاؤں، رب سے پوچھوں بتا کہاں جاؤں. رب کہے، اب رب کہتا ہے، رب کہے تیرے زمانے اب نہیں رہے، تیرے زمانے اب نہیں رہے، انسان سبھی مر چکے ہیں، انسان سبھی مر چکے ہیں، صرف ہجوم زندہ ہیں، صرف جنون زندہ ہے. تو پھر غار اصحاب کہف میں جا پھر سے سو جا، غار اصحاب کہف میں جا پھر سے سو جا. تو اب یہی صورتحال یہاں ہے. اگر آپ اس کو غور کریں تو اس میں نور الہدیٰ شاہ نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، اور ہمارے پاس بھی اب بدقسمتی سے المیہ ہے ہمارا کہ صرف ہجوم زندہ ہیں اور جنون کی کیفیت ہے. لوگ بصیرت کھو چکے ہیں، لوگ دیکھ نہیں رہے، اور اب یہ ہماری سیاسی جو پارٹی ہے اس میں جو صاحب بصیرت افراد ہیں ان کا فرض ہے کہ اس سیاسی عدم استحکام سے نکالیں، ورنہ ہمارا ملک جو ہے جس تیزی کے ساتھ معاشی عدم استحکام کا شکار ہوا تھا اور اب کچھ بہتری نظر آ رہی تھی، یہ پچھلے 6 ماہ کی تحریک سے اس کو بہت بڑا نقصان پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے، اور آگے اور نقصان بالکل پہنچ سکتا ہے. اگر کوئی درد ہے تو ان کا پھر فرض ہے کہ قوم کا بھی تو سوچیں. اقتدار تو آنی جانی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، کون ہمیشہ کے لیے رہا. سفر تو دیکھیں قوم ہی کر رہی ہے نا، کیونکہ غریب عوام جو ہے وہی سفر کرتی ہے، قوم کا درد ہو تو وہ اس طرف توجہ دیں، ورنہ پھر وہ یہ ہے کہ غار اصحاب کہف میں وہی ہر انسان کی، کیونکہ ایک مایوس کن جب صورتحال ہوتی ہے تو کوئی بھی انسان ان حالات میں نہ جینا چاہتا ہے، نہ اسے آگے کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن امید یہی کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے، کچھ بہتری آئے گی. جب تک ہمارے سیاسی حالات بہتر نہیں ہوتے، ہمارے ملک کے حالات، اور وہی بات ہے کہ معاشی حالات بھی بہتر نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ ریاض صاحب آپ کا. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کوئی اچھی باتیں کریں گے کل ذرا اچھی باتیں لے کر آئے گا. آج تو تھوڑا سا آپ نے سیٹ کر دیا، کل ہم کوئی اچھی خبر آپ کے لیے لے کر آئیں گے. ابھی ایک چھوٹے سے بریک ہے، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اپنا پاکستان میں.